नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें, कोरोना के अपडेट और साथ ही साथ बात होगी बाजार और कारोबार। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। नई सरकार बनने के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप भी दिखाई दी। शपथ ग्रहण में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सरकार में आने के 100 दिन बाद शिवराज सरकार ने अपना कैबिनेट विस्तार किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य समर्थकों को खास तरजीह दी गई है। सिंधिया के करीब दर्जन भर नेताओं को मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले गोपाल भार्गव ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद हरसूद सीट से विधायक विजय शाह ने शपथ ली। मल्हारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा ने शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से पूर्व विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने शपथ ली। दिल्ली का बंगला छीनने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं। ऐसी खबरें हैं कि प्रियंका लखनऊ के कौल भवन में रह सकती हैं। खबर यह है कि उस बंगले की साफ सफाई भी हो चुकी है। कल सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रियंका गांधी 1 अगस्त तक मौजूदा आवास 35 लोधी एस्टेट खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती है तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराए अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। प्रियंका गांधी के लखनऊ शिफ्ट होने की खबर पर यूपी के डिप्टी सीएम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री के दावेदार अपने भाई को चुनाव नहीं जितवा सकें, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केवल प्रियंका ही क्यों, वो अपनी मम्मी, अपने भाइयों को लेकर भी शिफ्ट हो जाएं और चुनाव लड़ने में दावा करता हूं कि 2022 में 2017 से भी कम सीटें पाएंगे। ये केवल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इनको केवल पाकिस्तान और चाइना से प्यार है। श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी को कोई भवन, सरकार का भवन, अगर एक नागरिक की हैसियत है उनकी और कांग्रेस पार्टी के महासचिव की हैसियत है, अगर इस नाते उनको कोई सरकारी मकान दिया गया है तो निश्चित तौर से वो वापस लिया जाना चाहिए। वो कोई गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई आवास दे दिया जाएगा। तो सरकारी बंगले को खाली करें, वो सरकार की संपत्ति है और अपनी उनके पास तमाम सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी उनकी संपत्ति है, उससे अपना मकान बनाएं, उसमें रहें। रेलवे ने ट्रेनें चलाने के लिए पहली बार निजी सेक्टर को आमंत्रित किया है। रेलवे ने 109 रूट्स के लिए प्रस्ताव मंगवाए हैं। इस प्रोजेक्ट से 30,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य है। पहली बार ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बुलावा भेजा गया है। इसके लिए छूट पीरियड 35 साल का रखा गया है। इसमें ज़्यादातर ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत होंगी। प्राइवेट कंपनी रेलवे को फिक्स चार्ज देगी तो प्राइवेट कंपनी कमाई में हिस्सा बांटेगी। इस रेलवे निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे भी ये छीन नहीं है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। रेलवे ने इन रूट्स पर निजी साझेदारी से 151 ट्रेनें चलाने की मंशा बना ली। उनसठ चीनी ऐप्स को बैन करने को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल स्ट्राइक कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को मोबाइल ऐप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। इससे पहले डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि चीनी ऐप्स पर हमने जो प्रतिबंध लगाया है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अवसर है। क्या हम भारतीयों के बनाए गए अच्छे ऐप के साथ मार्केट में आ सकते हैं? हमें विदेशी ऐप्स पर निर्भरता को रोकना होगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान ने सफाई पेश की है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में नियंत्रण रेखा के पास अपनी सेनाओं की अतिरिक्त तैनाती की मीडिया रिपोर्ट्स को गैर जिम्मेदार और सच्चाई से दूर बताया है। पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने एलओसी के नज़दीक
20,000 सैनिकों की तैनाती की है, जिसे भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। शक है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें चीन के इशारों पर कर रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ILBS में प्लाज्मा बैंक आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा दान करेंगे। सीएम ने कहा कि प्लाज्मा दान करने के लिए 1031 पर लोग फोन कर सकेंगे या व्हाट्सएप नंबर 8800007722 इस पर मैसेज करेंगे। लेकिन जिन्हें प्लाज्मा चाहिए होगा वे सीधे प्लाज्मा बैंक या इन नंबरों पर फोन नहीं करेंगे। प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। अभी तक लोगों को प्लाज्मा लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और दिल्ली में सुनने में आ रहा था कि लोग काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली के अंदर। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी। और अब बात कर लेते हैं बाजार और कारोबार की। तो बाजार आज शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 122 अंकों की तेजी के साथ 10,500 के पार बंद हुआ है। निफ्टी आज 11 मार्च की ऊंचाई के करीब पहुंचा है। इसके अलावा सेंसेक्स 429 अंक चढ़कर 36,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 36,000 का आंकड़ा पार कर लिया लेकिन टिक नहीं सका। आईटी, ऑटो और फार्मा शेयरों का बाजार की तेजी सबसे ज्यादा योगदान रहा। बीएसई के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी 1% की तेजी के साथ बंद हुए। आज की तेजी में ऑटो शेयरों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो के शेयरों में तेजी रही। आईटी में बढ़ने वालों में इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा और विप्रो शामिल रहे। ऑयल एंड गैस और मेटल शेयर में भी अच्छी खासी तेजी रही, खरीदारी रही। बैंकिंग शेयरों की आज जमकर धुनाई हुई है। एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक में बिकवाली देखने को मिली। इक्विटी मार्केट की तेजी ने आज रुपए को भी पंख लगा दिए। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 58 पैसे की तेजी के साथ 75.01 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 9 पैसे मजबूत होकर 75.50 यानी कि 50 के स्तर पर खुला है। रुपया कल 75.59 के स्तर पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले रुपया 27 मार्च के बाद ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इक्विटी बाजारों में मजबूती, अमेरिका के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े और कोरोना की वैक्सीन को लेकर उम्मीद से सोने की तेजी पर ब्रेक लगा है। चांदी में भी ऊपरी स्तर पर सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। MCX पर सोना 48,000 के करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि कल सोने ने 48,982 का रिकॉर्ड हाई बनाया था। चांदी में भी 550 रुपए की कमजोरी देखने को मिली है। कोरोना के इलाज की अब तक की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर की सप्लाई देश में अगले हफ्ते से सुधर जाएगी। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि सिप्ला शनिवार तक रेमडेसिविर को लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ योजना को शेयर किया है। इसके अलावा हेटेरो लैब्स 2 हफ्ते के अंदर 1 लाख रेमडेसिविर की यूनिट्स बाजार में उतार देगा। अभी रोजाना 3,000 से भी कम यूनिट्स की सप्लाई देश में हो रही है। जीवीके ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन वेंकट कृष्णा रेड्डी गणपति और उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। संजय रेड्डी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एयरपोर्ट चलाने में इन दोनों बाप बेटों पर 705 करोड़ रुपए की धांधली का आरोप है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीवीके एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था। इसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी बनी
ताकि मुंबई एयरपोर्ट का मेंटेनेंस किया जा सके। जीवीके ग्रुप के प्रमोटर्स पर यह आरोप लगाया गया है कि MIAL ने अपने कई अफसरों और AAI के गुमनाम अधिकारियों के साथ मिलकर गलत तरीके से फंड वसूला। CBI ने कहा कि जीवीके ग्रुप ने फर्जी कंस्ट्रक्शन का काम दिखाकर 2017-18 में फंड वसूला, जिससे 310 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जीवीके ग्रुप ने MIL के रिजर्व फंड से 395 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपनी ग्रुप की कंपनियों की फंडिंग में किया। ग्रुप ने अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। MIL फंड के पैसे का इस्तेमाल प्राइवेट पार्टी, निजी और परिवार की जरूरतों के लिए किया। एक्सिस बैंक की बाजार से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसे बैंक के बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। बैंक QIP, ADR, GDR और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए यह रकम जुटाएगा। एक्सिस बैंक के अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक भी बाजार से पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। ये बैंक कोरोना संकट काल में अपने कैपिटल बेस को मजबूती देने और आगे की ग्रोथ के लिए तैयार रहने के लिए बाजार से पूंजी जुटाएंगे। पूंजी जुटाने की रेस में बैंकों के अलावा दूसरे सेक्टर्स की कंपनियां भी आगे हैं। टाटा पावर ने भी पूंजी जुटाने की योजना बनाई है। इस योजना के मुताबिक टाटा पावर 2600 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए टाटा प्रेफरेंशियल इशू जारी करेगी। इस प्रेफरेंशियल इशू का भाव 53 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से काम करना चाहती है, इसलिए वो रिन्यूएबल ऑपरेशंस के लिए इनविट की जो IC की जो है स्थापना करेगी। ICICI बैंक ने रिटेल ग्राहकों के लिए एक और लोन सुविधा का ऐलान किया है, जिसके तहत डेट या इक्विटी किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड होल्डिंग को गिरवी रखकर तत्काल 1 करोड़ रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। यह सुविधा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी। इस सुविधा के तहत ग्राहक को बैंक की शाखा में बिना गए कुछ मिनटों में ओवरड्राफ्ट की तरह लोन मिल सकेगा और इसके लिए बैंक की शाखा में जाकर फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा टल गया। मंत्रालय की ओर से फिलहाल इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के साथ लेह लद्दाख जाने वाले थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक लेह पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना की 14th कोर के मुख्यालय का दौरा करना था। वहां LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बारे में उनको एक बाकायदा प्रेजेंटेशन भी देखना था, लेकिन फिलहाल उनका दौरा टाल दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से आज तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ की। ईडी की टीम सुबह सुबह अहमद पटेल के दिल्ली वाले घर पहुंची। ईडी की टीम उनसे संदेशरा बंधुओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले 27 और 30 जून को ईडी की टीम उनका बयान दर्ज करने के लिए उनके निवास पर पहुंची थी। ईडी ने दावा किया है कि संदेशरा भाइयों ने बैंकों को नीरव मोदी से ज्यादा चूना लगाया है। इनसे लगभग 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। कोरोना संकट की वजह से रूस में फंसे 143 भारतीय नागरिक देश वापस लौट आए हैं। एयर इंडिया का विशेष विमान आज सुबह देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा। हवाई अड्डे में इन यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और उनके सामान को संक्रमण मुक्त किया गया। सभी 143 यात्री मध्य प्रदेश के हैं। इनमें इंदौर के 24 लोग हैं, जिन्हें शहर के एक आइसोलेशन वार्ड में 7 दिन के लिए भेजा गया है। बाकी जगहों के यात्रियों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। 17,848 लोगों की मौत हुई है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। सिर्फ 5 दिन में कोरोना के 1 लाख और मामले सामने आए हैं। 2 जुलाई तक मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। करीब 18,000 लोगों की मौत हुई है, यानी देश में कुल कोरोना केस के आधे मामले बीते 20 दिनों में सामने आए हैं।
हालांकि इस दौरान कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि आरोपी ताहिर हुसैन ने कई कंपनियां बनाई हुई थी। इन कंपनियों के जरिए उसने गैर कानूनी तरीके से दंगों के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए जुटाए थे। इसमें उसका संबंध आतंकी संगठन पीएफआई से भी था। ताहिर हुसैन सीधे तौर पर इन दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद से मिला हुआ था। पुलिस का आरोप है कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ताहिर ने अपने समुदाय के लोगों को अपने कब्जे में लिया हुआ था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।